चलो व्यूअर्स कितने आए? चलो चलिए अब रहने दो। नमस्कार। देखिए, जैसे बच्चों की डिमांड थी कक्षा 11 में कि लाइव पढ़ाइए सर, और कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेज भेजा था कि सर आगे का पढ़ाइए। तो मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर क्लास 11th में लेके आया हूँ, प्रत्यास्था। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रत्यास्था होती क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये क्या है? पदार्थों का एक गुण है जिसको हम परिभाषित करना चाह रहे हैं। तो कि ये क्या गुण है, प्रत्यास्था क्या है, पहले इसका हमें मतलब समझना होगा। आपने देखा होगा कि जैसे हमने स्प्रिंग है, स्प्रिंग को लिया और हमने इसको खींचा, ये इसकी सामान्य अवस्था है। इसको हमने खींचा, ये जो बाहरी बल होगा, इसने क्या किया, इसके रूप को बदल दिया। पहले इतना था, इसको खींच दिया, रूप को बदल दिया। तो इस बल को हम कहेंगे विरूपक बल। विरूपक बल। और इस बल के विपरीत दिशा में एक बल और लगेगा, यह कहलाएगा प्रत्यानयन बल। नयन बल, विरूपक बल ये इधर की तरफ लगेगा और प्रत्यानयन बल ये इधर की तरफ लगेगा। ये तब है जब हम स्प्रिंग की लंबाई बढ़ा रहे हैं। अगर हम स्प्रिंग को दबाते हैं, ये किया हमने, इसको हमने दबाया, ये बाहरी बल है। इसने क्या किया, इसके रूप को बदल दिया, तो इसको भी हम कहेंगे विरूपक बल। और इसके विपरीत दिशा में, विरूपक के विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल लगेगा। तो देखिए, हमने यहां पे दो बल देखे, एक तो देखा विरूपक बल, और एक देखा प्रत्यानयन बल। विरूपक बल क्या होता है? विरूपक बल होता है जो वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दे, अर्थात उसका रूप परिवर्तित कर दे, उसके रूप को बदल दे, उसको हम कहते हैं विरूपक बल। जैसे आपने स्प्रिंग में इसको खींचा, जैसे स्प्रिंग इतनी बड़ी थी, इसको खींचा तो रूप बदल गया, तो ये खींचने वाला जो बल होगा वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विरूपक बल। और इसके विपरीत दिशा में, विरूपक बल के विपरीत दिशा में जो बल लगेगा उसको कहेंगे प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल का मतलब होता है वह बल जो वस्तु को पुरानी स्थिति में लाने का प्रयास करे। ऐसे देखो, यहां पे हमने दबाया तो ये हो गया विरूपक बल, और इसके विपरीत दिशा में, प्रत्यानयन बल के विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है वो उसको हम कहेंगे प्रत्यानयन बल। पहली बात तो ये जान लीजिए, यहां पे न्यूटन के गति विषयक नियम भी लागू होता है, तृतीय नियम। दोनों बल बराबर होंगे परंतु विपरीत दिशा में होंगे। यहां पे भी दोनों बल बराबर होंगे परंतु विपरीत दिशा में होंगे। विरूपक बल का मतलब आप समझ गए, प्रत्यानयन बल का मतलब समझ गए। अब बात आती है कि जब हम एक बल को हटा लें, किसको? हमने बाहरी बल को हटा लिया, तो बाहरी बल को हटा लेने पर वस्तु क्या होती है? अपने पुराने आकार में आ जाती है। यहां से हम बाहरी बल को हटा लेंगे तो वस्तु यहीं पे पहुंच जाएगी, अपने पुराने आकार में पहुंच जाती है। इस गुण को हम प्रत्यास्था कहते हैं। प्रत्यास्था का मतलब क्या हुआ? जब किसी भी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो उसके आकार में, लंबाई में, आयतन में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, और इस बल को हम कहते हैं विरूपक बल। जब विरूपक बल हटा लिया जाता है तो प्रत्यानयन बल के कारण वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेती है। इस गुण को हम प्रत्यास्था कहते हैं। देखिए, मैंने एक चीज आप समझ लीजिए, आज आप वीडियो देख लीजिए अच्छी तरह से, और इससे संबंधित मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है।
आप उनको भी देख लीजिए और ये वीडियो मेरी लाइव भी देख लीजिए, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट भी कसते रहिए, लिखते रहिए। मैं सामने आपको देख रहा हूं, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हिंदी में या अंग्रेजी में टाइप कर दीजिए। जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, उतना आपको अच्छा रहेगा, और इस पर जितना आप अच्छा कमेंट कसेंगे, कमेंट लिखेंगे, उससे मुझे बल मिलेगा। तो मैंने हालांकि इससे संबंधित मैंने वीडियो आपके यूट्यूब पर डाल रखी है, और इससे संबंधित मेरी वीडियो दूरदर्शन पर भी प्रसारित हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रत्यास्थता का गुण समझा रहा हूं। प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है? प्रत्यास्थता का मतलब है कि वस्तु पर लगाया गया बल, जिसको हम विरूपक बल कहते हैं, जिससे कि उसके आकार, आयतन, लंबाई में परिवर्तन होता है। जब हम विरूपक बल को हटा लेते हैं तो वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेती है। इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। अच्छा, कुछ में ऐसा नहीं होता, कुछ में ऐसा नहीं होता कि हम खींच देते हैं तो वो खींची रह जाती हैं। जैसे हमने विरूपक बल लगाया, वस्तु के आकार, आयतन में परिवर्तन हुआ, और हमने विरूपक बल हटा लेने के पश्चात वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त नहीं कर पाती। जब वस्तु अपने पुराने आकार को जब प्राप्त नहीं कर पाएगी तो इस गुण को हम अप्रत्यास्थता कहते हैं। अच्छा, जिनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है वो हमारी वस्तुएं कहती जाती हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। उनको हम कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। अभी हम बताएंगे कौन सी प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं, और जिनमें, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज, इलास्टिक बॉडीज। और जिनमें अप्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है उनको कहते हैं अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ वस्तुएं, वस्तुएं। इनको कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। अब इसमें भी एक कैटेगरी होती है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु का मतलब क्या होता है? जैसे कोई स्प्रिंग है, हमने एक बार खींचा, वस्तु अपने पुराने आकार में आ रही, दो बार खींचा, फिर वस्तु अपने पुराने आकार में आ गई, और मैंने 1000 बार खींचा तब भी वस्तु पुराने आकार में आ गई, 1,00,000 बार खींचा तब भी वस्तु पुराने आकार में आ गई। कितनी बार भी खींचो वो वस्तु अपने पुराने आकार में आती जाएगी। ऐसी वस्तु को हम कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। जबकि वास्तव में व्यवहारिक जीवन में ऐसी कोई भी वस्तु होती नहीं है जो पूर्ण प्रत्यास्थ हो। मतलब उसमें प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा होगा, अप्रत्यास्थता का गुण कम होगा। तो इस वजह से क्या कहलाएगी? वो हमारी पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगी। प्रत्यास्थता ज्यादा है और अप्रत्यास्थता कम है। और दूसरी बात, इसका उल्टा, हमने थोड़ा सा विरूपक बल लगाया, जैसे सूखी लकड़ी है, थोड़ा सा लगाया तुरंत टूट गई। हमारी ये थर्मोकोल की, जैसे ये है, ये थर्मोकोल है, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा लगाया, ये टूट गया। अभी तो लगा रहे तो ये इसमें प्रत्यास्थता है, लेकिन थोड़ा सा बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। तो इस तरह से हमारा कांच है, ये गीली मिट्टी है, ये हमारी अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। प्लास्टिक, सूखी लकड़ी। और पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु क्वार्ट्ज वगैरह होते हैं जो कि कल्पना से परे हैं, वो हमारी क्या कहलाते हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती हैं। तो ये तो हमारी बात हुई प्रत्यास्थता और अप्रत्यास्थता, अप्रत्यास्थ वस्तुएं और अप्रत्यास्थ वस्तुएं। अब देखो, इनसे संबंधित हमारे सामने एक बल आया था विरूपक बल, और एक प्रत्यानयन बल आया था। विरूपक बल क्या करता है? उसके आकार को परिवर्तित कर देता है, लंबाई को परिवर्तित कर देता है, आयतन को परिवर्तित कर देता है। और प्रत्यानयन बल क्या था? प्रत्यानयन बल था जो विरूपक बल का विरोध करता है। जैसे क्रिया का विरोध करने वाला प्रतिक्रिया, ऐसे समझ लीजिए न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, जैसे ये वस्तु है, इसका भार है, नीचे कार्य कर रहा है, तो ये हो गई क्रिया, और इसका विरोध करने वाली हो गई प्रतिक्रिया। तो इसी तरह से यहां पे विरूपक बल है, वो क्रिया है, और इसका विपरीत विरोध करने वाला क्या है? प्रत्यानयन बल है, वो क्या है? हमारी प्रतिक्रिया है। तो इस तरह से क्रिया, प्रतिक्रिया, उसी तरह से विरूपक बल और प्रत्यानयन बल। जैसे ही हम विरूपक बल हटा लेंगे तो प्रत्यानयन बल के कारण वस्तु अपने आकार को प्राप्त कर लेते हैं। इसी गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि प्रत्यास्थता होती क्या है। अब इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। क्या क्या? जैसे हमारी सबसे पहले आती है प्रतिबल। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि प्रतिबल क्या होती है। प्रतिबल,
प्रतिबल को थोड़ा समझिए इसको इस तरह से। देखिए, और प्रतिबल ये भी हम बताएंगे, प्रतिबल 3 तरह की होती है। देखिए, प्रतिबल इसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस ये क्या होती है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को, प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल कहते हैं। देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ लो इस तरह से, प्रतिबल बराबर F अपॉन ए। अब इसमें F कौन सा है? ये है F प्रत्यानयन बल वाला, प्रत्यानयन बल, और ये है परिच्छेद क्षेत्रफल। देखिए, जैसे ये छड़ है, ये इसकी सामान्य स्थिति है, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल ए है। अब आपने इसके पे विरूपक बल लगाया, इसकी लंबाई बढ़ा दी, ये बाहरी बल हो गया बल, और ये प्रत्यानयन बल हो गया। ये भी बल F होगा और ये भी F होगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे प्रत्यानयन बल। ये बल दोनों, बाहरी बल और प्रत्यानयन बल, ये कैसे होंगे? ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे, और परिमाण में बराबर होंगे तो क्या होगा? परिमाण में जब बराबर होंगे तो क्या होगा? मतलब परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र आता है F अपॉन ए। ठीक है, मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र होगा वही ml t-2 अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ml-1 t-2, ये चीज होगी ml-1 t-2। यहां पे ए स्क्वायर नहीं होगा, एल स्क्वायर होगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा सूत्र आ गया। ये किसी और का भी होता है विमीय सूत्र, आप बता सकते हैं आप किसी और का विमीय सूत्र होता है। ये विमीय सूत्र होता है किसका? ये दाब का भी विमीय सूत्र होता है, दाब का भी यही विमीय सूत्र आता है। दाब ये आता है ml-1 t-2, दाब का भी होता है। तो कभी कोई कंपटीशन में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रतिबल का विमीय सूत्र किस भौतिक राशि के विमीय सूत्र के बराबर होता है। नीचे विकल्प दे दिए जाते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि दाब का विमीय सूत्र भी यही होता है, क्योंकि दाब बराबर भी यही सूत्र होता है F अपॉन ए। ये बल होता है, बाहरी बल होता है, बाहरी बल अपॉन परिच्छेद क्षेत्रफल। यहां पे क्या है? ये प्रत्यानयन बल है, ये इधर वाला बल है, ये होता है। अब देखिए, ये 3 प्रकार का होता है, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। प्रकार का कौन कौन सा होता है? नंबर एक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसकी हम चर्चा अभी बाद में करेंगे। और एक दूसरा होता है अविलंब प्रतिबल। और एक तीसरा होता है ये स्पर्श रेखीय प्रतिबल। देखिए, आज थोड़ा पहली आपकी लाइव क्लास है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, आपको और हम सुधार करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये देखिए, ये होती है तीसरी स्पर्श रेखीय प्रतिबल। आप थोड़ा सा अगर इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रेस। तो ये तीन तरह की प्रतिबल होती है, जब हम आगे इनके बारे में विस्तृत में बताएंगे। अब ये तो हमने पढ़ ली स्ट्रेस, ठीक है। अब आती है विकृति, क्योंकि हमें आगे इससे संबंधित नियम भी पढ़ने हैं, तो हमें अब जानना पड़ेगा कि विकृति क्या होती है। तो देखिए, जब भी हम कोई किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो हमारी लंबाई में, आयतन में, आकार में जो परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन अगर हम भिन्नात्मक लें तो वो क्या होगा, वो हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे विकृति। विकृति, विकृति, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर, वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर, विरूपक बल लगाने पर, उसकी लंबाई, उसकी लंबाई, ठीक, आयतन तथा आकृति में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है, भिन्नात्मक परिवर्तन होता है, उसे विकृति कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे लंबाई में हमारा परिवर्तन होगा, जैसे उदाहरण के लिए मैं ये ऐसे ले लूं, जैसे ये कोई छड़ है, इसकी प्रारंभिक लंबाई L है, ये प्रारंभिक स्थिति है, ठीक। अब हमने इसके ऊपर बल लगाया, ये बल लगाया, ये बाहरी बल लगा, और विरूपक बल इधर की तरफ लगा, ये परिचय क्षेत्रफल ए, इससे इसकी लंबाई L प्लस डेल्टा L हो गई, ठीक। तो L क्या है, इसकी प्रारंभिक लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई, और L प्लस डेल्टा L क्या है, अंतिम लंबाई, अंतिम लंबाई। तो इसमें भिन्नात्मक परिवर्तन, इसमें सॉरी लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा L, इतना ही तो हुआ लंबाई में परिवर्तन, ये इतना ही तो बड़ी लंबाई, तो ये लंबाई में परिवर्तन, तो भिन्नात्मक परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा L अपॉन L, ये हुई विकृति, इसको हम बोलेंगे विकृति। अब विकृति भी तीन प्रकार की होती है, जैसे आपने यहां पढ़ी। अब इसमें विकृति में क्या हो रहा है, इसमें लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। अब देखिए अनुदैर्ध्य विकृति में देखिए ना आप, इसका पहली बात तो कोई मात्रक नहीं होता है, कि ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। दूसरी बात, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, ये सिंपली एक अनुपात है। जैसे आपने देखो पीछे पढ़ा होगा, उसमें विमीय सूत्र में पढ़ा होगा, जैसे साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, क्योंकि ये भी लंबाई, ये भी लंबाई। ऐसे कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये भी लंबाई, वो भी लंबाई। ऐसे टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, वो भी लंबाई, ये भी नीचे वाली लंबाई। तो इनके कोई विमीय सूत्र नहीं होते। उसी तरह से इसका भी कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, विकृति का भी कोई विमीय सूत्र नहीं होगा।
जैसे यहां पर देख रहे हैं प्रतिबल 3 प्रकार की है, उसी तरह से हमारी विकृति भी 3 प्रकार की होगी। वो कौन कौन सी होगी? नंबर होगी, एक होगी जो हमने अभी बताया अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। नंबर 2 आयतनात्मक विकृति, और नंबर 3 है स्पर्श रेखीय विकृति, स्पर्श रेखीय विकृति। ये 3 तरह की हमारी विकृति होगी, जिनके बारे में हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। तो ये अनुदैर्घ्य विकृति, आयतनात्मक विकृति और स्पर्श रेखीय विकृति। तो इस तरह से ये हमने प्रतिबल पढ़ा, विकृति पढ़ा, और इनके बारे में ये चीजें हमने पढ़ ली। अब ये बात ये आती है, ये विकृति प्रतिबल पढ़ा, विकृति पढ़ी, प्रत्यास्थता पढ़ी, लेकिन ये कहां तक मान्य है, कहां तक है? तो वो हमारी कहलाती है एक प्रत्यास्थता की सीमा। जैसे हमने इसको खींचा, वस्तु अपने पुराने आकार में, और खींचा, पुराने आकार में आ गई, लेकिन हम जब ज्यादा खींचते हैं तो वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो जिस सीमा तक वस्तु अपने आकार को प्राप्त कर लेती है वो हमारी कहलाती है प्रत्यास्थता की सीमा। जब हम प्रत्यास्थता वक्र पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी जो भी कुछ हम बता रहे हैं वो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत की बात कर रहे हैं। तो अब मैं लास्ट में एक आपको इंपॉर्टेंट नियम और बताना चाहूंगा, वो है हुक का नियम। ठीक है, हुक के नियम के बाद फिर हम आगे आपको बताएंगे। तो हुक का नियम क्या कहता है, इसको समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। हुक का नियम कहलाता है, देखिए क्या है हुक का नियम, इसको देखिए। हुक का नियम, देखिए आज थोड़ा सा अव्यवस्था जरूर रही होगी, लेकिन मैं और आपको आगे ध्यान रखूंगा। थोड़ी सी ये पहली मेरी वीडियो क्लास है, तो थोड़ा सा आपका जैसा भी कॉपरेशन मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, और जिससे क्या होगा, जिससे ज़्यादा मुझसे लड़के जुड़ेंगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने में सुविधा हो जाएगी। तो आप लोग इसी तरह से कॉपरेट करते रहिए और दूसरे लोगों को भी बताइएगा। देखिए मैं बताना चाह रहा हूं हुक का नियम। हुक का नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। हुक्स लॉ, हुक का नियम क्या कहता है, मैं इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूं, हुक्स लॉ। ये क्या कहता है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, या कहिए लघु विकृति के लिए प्रतिबल विकृति के अनुमानुपाती होती है। हम इसको यूं लिखेंगे, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, सीमा के अंतर्गत, या लघु विकृति के लिए, विकृति के लिए प्रतिबल विकृति के अनुमानुपाती होती है, के अनुमानुपाती होती है। देखिए इसको हम सूत्र रूप में लिखें तो ये लिखेंगे, प्रतिबल समानुपाती विकृति, प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। ठीक है, तो अगर हम ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा यहां पे, प्रतिबल इज इक्वल टू ई इंटू विकृति। तो देखिए यहां पे एक ई नया चिन्ह है, इसको हम बोलेंगे समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक, और इसका एक नाम हम देंगे, किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रत्यास्थता के बारे में, तो ये कहलाएगा प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। क्योंकि
प्रत्यास्थता किससे प्रदर्शित होती है? इलास्टिसिटी। इसी वजह से हमने इसको ई से प्रदर्शित किया। तो प्रत्यास्थता गुणांक ई क्या बराबर हो गया? प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। ये देखिए प्रतिबल बटे विकृति। अब इसमें देखो आपको पता है विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, कोई बीमा नहीं होती, तो जो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक वही होगा जो प्रतिबल का होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ई का मात्रक क्या होगा? मात्रक वो क्या होगा? वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इसी तरह से विमी सूत्र क्या होगा? विमी सूत्र होगा वही जो प्रतिबल का था या दाब का था, ml-1 t-2। तो देखिए हमने पीछे आपको ये चीज बताई थी कि हमारी प्रतिबल तीन तरह की होती है, तीन तरह की विकृति होती है। तो इसी तरह से हमारा जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो भी तीन प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। पहला जो प्रकार का होगा उसको बोलेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। इसी तरह दूसरा हमारा होगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और तीसरा होगा दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। इसको दृढ़ता गुणांक बोलेंगे, या हम इसको दृढ़ता गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम प्रदर्शित करते हैं y से, इसको b से, और इसको नीटा से। तो देखिए तीन तरह की विकृति हो गई, तीन तरह की प्रतिबल होगी, और तीन तरह का यंग प्रत्यास्थता, तीन तरह का हमारा प्रत्यास्थता गुणांक होगा। अब मैं आपको अगले लेक्चर में इनके बारे में आपको बताऊंगा कि मतलब इनके बारे में अलग से यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक के बारे में बताऊंगा। मैंने ये आपको चीज़ बताई है कि मैंने इसके ऊपर मैंने 5 वीडियो बनाई है जो कि YouTube पर उपलब्ध है, जिसको दूरदर्शन से प्रसारण भी हो चुका है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और ये मैंने जो आज मैंने लाइव वीडियो दी है ये भी आपको YouTube पर लोड हो जाएगी, आप इसको भी देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप शेयर करिए और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि अगली वीडियो कब होगी, क्योंकि मुझे और भी क्लासों के वीडियो के बारे में मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि सर आप पढ़ाइए और अच्छा करिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसे कैसे बंद कर, कैसे बंद? कितने लोग आए?